हेलो एवरीवन, दिस इज रिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म रिशु साइंस एकेडमी, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी सीटेट की सीरीज। एंड अपनी सीरीज में जो हमारी पेपर सीरीज चल रही है उसमें हम आज क्लास थर्ड करेंगे, क्योंकि आप सबने इस सीरीज को काफी लाइक किया। तो इसकी दो क्लासेस ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। तो आप सबने रिक्वेस्ट किया कि मैम इस सीरीज को कंटिन्यू करें पेपर तक, तो दैट्स वाई मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर रही हूँ। और इसमें हम पूरा 30 मार्क्स का, जैसा आपका पेपर आता है पूरा पेपर की तरह ही डिस्कस करते हैं। 20 क्वेश्चन आपके थ्योरी के होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके पैडागोजी के होते हैं इसमें। ठीक है, तो आज इसका थर्ड पार्ट है और इसी तरह 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पेपर की तरह ही लेना है आपको इसको। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास विदाउट गेटिंग डिले। लेट्स गेट स्टार्टेड। माय गॉड, यस। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएंगे, इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। यस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पेपर की तरह। ठीक है, आप खुद से क्वेश्चन को रीड करिए और खुद से ही आप फाइंड आउट करेंगे आंसर, मेरे आंसर बताने से पहले। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कैसी चल रही है। ठीक है, क्योंकि अब तो काफी कम टाइम रह गया आपको प्रिपरेशन के लिए। तो और जो बच्चे जिनकी पूरी तैयारी, पूरा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगर वो इस सीरीज को भी देख लेते हैं तब भी सीटेट का जो उनका सीटेट का पेपर है ना, वो क्लियर हो जाएगा। इसकी गारंटी मैं ले सकती हूँ, क्योंकि इस सीरीज में हम सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर तक सीमित है, इस उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने और क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप वीडियो देखेंगे तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रिपरेशन हमारी चल रही है। ठीक है, चलिए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच वुड करेक्टली फिल द ब्लैंक्स इन द गिवन ऑर्डर। पैराग्राफ है आपका, डिस्पाइट द डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स इन इंडिया, two broad cropping patterns can be identified. The crops which are sown around mid-November and harvested in April to May are called. Two examples of these crops are. भारत में फसल में विविधता के बावजूद फसलों के दो बड़े स्वरूपों की पहचान की गई है। जो फसलें नवंबर के मध्य में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं, वे क्या डैश कहलाती हैं, और इन फसलों के दो उदाहरण क्या हैं। हमें बताना है कि ऐसी कौन सी दो फसलें हैं जो नवंबर के मध्य में बोई जाती हैं। ठीक है, मतलब नवंबर में उसको बीजते हैं और अप्रैल मई में उसको कट कर लिया जाता है, तो उन फसलों को हम क्या कहते हैं, और इन फसलों के हमें दो एग्जाम्पल बताने हैं। तो ऐसी फसलें जिसे मिड नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में कट कर लिया जाता है, वो है हमारी राबी क्रॉप्स। कौन सी हैं, उन्हें हम कहते हैं राबी क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को, ये जो क्रॉप्स है ना, विंटर में ग्रो करती है, इनको ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है। जैसे खारिफ क्रॉप्स जो है, खारिफ क्रॉप्स के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है। विंटर जो राबी क्रॉप्स है उनको ज्यादा पानी, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत कम मात्रा में उन्हें पानी चाहिए होता है। एंड ये विंटर में ग्रो करती हैं और इसको अप्रैल से मई में कट कर लिया जाता है। अप्रैल से मई के बीच में कट कर लिया जाता है। और इनके दो एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। एक तो अभी आपने देखा होगा, अगर आपकी फैमिली में खेती बाड़ी की जाती है तो आपको पता होगा अभी व्हीट का सीजन है, गेहूं बोई हुई है ना। और उसके अलावा एक और एग्जांपल दूं, सरसों का, मस्टर्ड जिसे कहते हैं। ठीक है, मस्टर्ड भी बोई हुई है। तो ये जो दो एग्जांपल हैं, व्हीट और मस्टर्ड, ये राबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं, जिसे नवंबर में बोते हैं और अप्रैल मई में कट कर लिया जाता है। उसके अलावा एक्चुअली देखो, तीन तरह की क्रॉप्स होती हैं जो इंडिया में बोई जाती हैं, राबी क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। तो तीनों क्रॉप्स के बीच में एक थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, सॉरी। रावी क्रॉप्स, और खारिफ क्रॉप्स एंड थर्ड वन इज जायद क्रॉप्स। तो ये जो रावी क्रॉप्स है, इसे विंटर सीजन में बीजते हैं, सॉरी हाँ, विंटर में बीजते हैं, अक्टूबर से नवंबर में, विंटर की स्टार्टिंग में एक्चुअली। एंड इसे कट कर लिया जाता है, देखो यहाँ लिख देती हूँ, नवंबर में इसे ग्रो करते हैं, बीजते हैं, और अप्रैल से मई में काट लिया जाता है, अप्रैल टू मई में इसे कट कर लिया जाता है। अगर खारिफ क्रॉप की बात करूं तो ये ऐसी क्रॉप है जिसको ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा पानी में ये ग्रो करती हैं। और इसे हम कब बीजते हैं, इसे हम बीजते हैं मई से जुलाई के बीच में, मतलब मई से जुलाई के बीच में इसे बो दिया जाता है। और इसको कट कब करते हैं, मई से जुलाई में करेंगे, और अक्टूबर नवंबर में इसको, अक्टूबर से नवंबर में इसे कट कर लेंगे। फिर अक्टूबर नवंबर में इसको ग्रो करते हैं, रावी को, खारिफ के बाद रावी क्रॉप को ग्रो कर देते हैं। और इसमें खारिफ और रावी क्रॉप के बीच में जो क्रॉप होती है दैट इज जायद क्रॉप। इसमें ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है,
देखो अभी आपने क्या किया, आपने रावी क्रॉप को कट कर लिया अप्रैल मई में, है ना। रावी के बाद आप जायद क्रॉप को ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये जो क्रॉप है ये समर सीजन में होती है। जायद के बाद फिर खारिफ क्रॉप ग्रो करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो देखो सबसे पहले हमने राबी क्रॉप ग्रो की, सेकंड नंबर पे जायद क्रॉप, थर्ड नंबर पे खारिफ क्रॉप। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जायद क्रॉप्स होती है ना, ये रावी और खारिफ के बीच में ग्रो की जाती है, समर सीजन में ग्रो करते हैं इनको। और मोस्टली जैसे अप्रैल से मई में इनको ग्रो करते हैं और जून जुलाई में इसको कट कर लिया जाता है। तो इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं जायद क्रॉप्स के, जैसे कुकुम्बर, खीरा हो गया आपका, वाटरमेलन, मेलन, जो गर्मियों में ये जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स मिलते हैं गर्मियों वाले, वो जायद क्रॉप्स में आते हैं, मतलब जायद क्रॉप्स में आएंगे वो। जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया और मेलन गार्ड हो गया, है ना। तो ये कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो जायद क्रॉप्स कहते हैं जिनको, और जो ये समर सीजन में ग्रो करती है और समर में ही इसको कट कर लिया जाता है। इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता हार्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो 3 तरह की क्रॉप्स होती है, राबी, खारिफ, जायद। रावी क्रॉप्स को विंटर में ग्रो करते हैं, अप्रैल मई में कट कर लिया जाता है। रावी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं वीट और मस्टर्ड। सेकंड है जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप को समर में ग्रो करते हैं रावी क्रॉप के बाद, और इसको जल्दी ही कट कर लिया जाता है। एंड समर में ग्रो करते हैं, समर की एंड में ही इसको कट कर लिया जाता है, तो समर में ही कट कर लिया जाता है। जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, ये एग्जाम्पल है जायद फसल के। थर्ड है खारिफ क्रॉप्स। खारिफ क्रॉप्स के लिए ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा पानी चाहिए होता है इन क्रॉप्स के लिए। और इनके एग्जाम्पल हैं जैसे पैडी हो गया, धान हो गए, धान को ही पैडी कहते हैं, धान हो गए, मेज होगी। तो ये सारे खारिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके अलावा जूट और मिलेट जो है ना, वो भी आपके खारिफ क्रॉप के ही एग्जाम्पल हैं, जूट भी और मिलेट भी, ठीक है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछा गया था कि हमें वो क्रॉप बतानी थी जो मिड नवंबर में ग्रो करते हैं और हार्वेस्ट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं अप्रैल में। तो दैट इज रावी क्रॉप। रावी क्रॉप के 2 एग्जाम्पल हैं, वीट एंड मस्टर्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो गया रावी। गेहूं और सरसों इसके 2 एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, weather chart given below depict the weather average of an Indian city for first 7 months of a year for the period 1991 से 2021। ये 1991 से 2021 तक का एक एवरेज वेदर एवरेज, मतलब एक एवरेज बनाया गया है कि कौन से मंथ में कितना वेदर रहता है, टेम्परेचर कितना रहता है, मैक्सिमम, मिनिमम और ह्यूमिडिटी कितनी रहती है, ठीक है। कि जनवरी में इतना टेम्परेचर था, फेब में इतना था, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, मई, जून, जुलाई में इतना। तो ये 7 मंथ का एक डेटा है, चार्ट है। तो इसमें बताया है मैक्सिमम टेम्परेचर इतना इतना गया है, मिनिमम इतना, ह्यूमिडिटी इतनी रही है। तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी कैन अबव द चार्ट बिलोंग, कि ये जो चार्ट दिया गया ना, आपके अकॉर्डिंग कौन सी सिटी का हो सकता है? कोची का है, शिमला का है, करनाल का है, या फिर चेन्नई का है? तो अगर हम सारी सिटीज को देखें तो जो कोची है, कोची इज द सिटी ऑफ केरला। और हमें पता है जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, साउथ इंडियन की जितनी भी स्टेट्स हैं ये कैसी होती हैं, ह्यूमिड होती है, प्लस ये इनका जो गर्मी है, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप टेम्परेचर की बात देखें, अगर जनवरी फरवरी में देखो, टेम्परेचर यहाँ दिया है जनवरी में 18.8, फैब में 22.2। तो अगर विंटर्स में भी देखा जाए ना, तो यहाँ पे अराउंड 30 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर रहता ही है, ठीक है। मैक्सिमम टेम्परेचर की भी बात करें तो 30 डिग्री के अराउंड यहाँ टेम्परेचर रहता है। तो कोची, तो ये कोची का चार्ट तो ये नहीं होगा। सेकंड है शिमला। शिमला जो है कैपिटल है हिमाचल प्रदेश की, एंड हिमाचल की जो स्टेट है, कैपिटल है एक शिमला। शिमला में हमें पता है टेम्परेचर कैसा होता है, इतना ज्यादा गर्म नहीं होता, ठंडी मतलब विंटर्स में थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है, स्नोई रीजन है ये। तो ये जो चार्ट देख के लग रहा है कि जनवरी में 18.8 था, फेब में इतना था, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, और मिनिमम टेम्परेचर देखा जाए जनवरी में 7.5, 10.2, 14.7, 20.3। तो ये चार्ट देख के, ये डेटा देख के लग रहा है कि ये जो टेम्परेचर है ना, ये कहाँ का हो सकता है, शिमला का हो सकता है। बट बाकी सिटीज भी देख लेते हैं। थर्ड है करनाल। करनाल जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ की, हरियाणा की। तो यहाँ का भी जो अगर गर्मियों का टेम्परेचर आप देखोगे ना, तो अराउंड 40 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहता ही है गर्मियों में भी, अप्रैल मई जून का टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर दिया हुआ है 35, 38, 37। तो ये यहाँ का भी नहीं है, करनाल का भी नहीं हो सकता। सेकेंड लास्ट ऑप्शन है चेन्नई। चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु,
एंड तमिलनाडु भी काफ़ी गर्म रीजन है, यहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अगर विंटर्स में भी देखा जाए तो इतना कम टेम्परेचर नहीं होता, जितना 7.5 और 10.2 मिनिमम टेम्परेचर है। मैक्सिमम है 18 और 22, तो इतना कम टेम्परेचर नहीं रहता तमिलनाडु का भी, काफ़ी मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है यहाँ भी 30 के अराउंड। तो ये जो डेटा है इससे ये क्लियर हो गया कि ये डेटा कहाँ का है, शिमला का है, ठीक है। क्योंकि शिमला एक ठंडी जगह है जहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर इतना 7.5 तक जाता है जनवरी में, और मैक्सिमम टेम्परेचर 18 तक रहता है। और जून जुलाई में भी देखा जाए तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता, 33 और 25 के आसपास ही टेम्परेचर यहाँ का रहता है। तो ये जो चार्ट है ये आपका कहाँ का है, शिमला का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है इसमें कि फोस्फोरस इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, जो कि गलत है, क्योंकि फोस्फोरस को कैरोसिन में नहीं वाटर में स्टोर करते हैं। फोस्फोरस को किस में स्टोर करते हैं, वाटर में। कैरोसिन में किसको स्टोर करके रखते हैं, सोडियम और पोटाशियम को कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटाशियम को फोस्फोरस में कैरोसिन में स्टोर करते हैं, बट फोस्फोरस जो है उसको हम वाटर में स्टोर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी आपकी गलत। रीजन दिया हुआ है कि फोस्फोरस कैचेस फायर इफ इट एक्सपोज टू एयर, कि अगर इसको एयर में एक्सपोज कर दिया जाए, एयर में रखा जाए तो ये एकदम से आग पकड़ लेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये वाली सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो असर्शन इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। ए असत्य है किंतु आर जो है वो सत्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, read the following paragraph and select the option that would correctly fill the blanks in the given order. The dash is a reddish brown gland situated in the upper part of the abdomen on the right side. It is the largest gland in the body. It secretes dash that is stored in dash and plays an important role in the digestion of dash. मतलब डैश एक रक्ता भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर अवस्थित है। ये शरीर की वृहत्तम ग्रंथि है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की। ये डैश स्रावित करती है जिसका भंडारण डैश में होता है और ये डैश के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको ये सारी डैश फिल करनी है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, दैट इज लीवर। लीवर जो है हमारी बॉडी का, यकृत जो है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। और हमें पता है जो लीवर है इट सिक्रीट्स, लीवर क्या सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस, जिसे पित्त भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पित्त। क्या सिक्रीट करता है, पित्त। एंड दैट इज स्टोर्ड इन, और ये जो बाइल जूस है किस में स्टोर होता है, ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में स्टोर होता है। ये कहाँ स्टोर होता है, पित्त जो है ये स्टोर होता है पित्ताशय में। उसके अलावा स्टोर्ड इन डैश एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ, और ये जो बाइल जूस है किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, तो ये फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। ये क्या करता है, फैट को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन कर देता है एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। तो बाइल जूस है जो है फैटी सब्सटेंसेस को डाइजेशन में हेल्प करता है, बसा को पचाने में हेल्प करता है, कौन, बाइल जूस, पित्त, ठीक है। और लीवर जो है हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्लैंड है जो बाइल जूस सिक्रीट करती है। गॉल ब्लैडर मतलब इट सिक्रीट्स बाइल जूस सिक्रीट करती है। और ये जो बाइल जूस है ये कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। और ये किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, लीवर, बाइल, गॉल ब्लैडर, फैट। सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। यकृत जो है सबसे बड़ी आपकी ग्रंथि है जो सिक्रीट करती है पित्त, और ये कहाँ स्टोर होता है, पित्ताशय में, और किसकी डाइजेशन में हेल्प करता है, बसा की। तो सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आजकल मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं आपको। असर्शन क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है और उसका एक रीजन दिया हुआ होता है रीजन में, आर में, ठीक है। तो असर्शन है, एक स्टेटमेंट है कि जो पॉलिस्टर के क्लॉथ्स हैं ड्राई फास्टर देन कॉटन क्लॉथ्स, ये कॉटन क्लॉथ से जल्दी सूख जाते हैं। कौन से क्लॉथ, पॉलिस्टर क्लॉथ। तो यस दिस इज ट्रू, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी ये सही है, मतलब असर्शन इज ट्रू। रीजन दिया गया है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं इट एब्जॉर्व वेरी लेस वाटर, काफी कम पानी एब्जॉर्व करते हैं, दैट्स व्हाई ये जल्दी सूख जाते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। So both A and R are true and R is the correct explanation of A. A और R दोनों सत्य हैं और A की R सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन आपको ना विजुअल नहीं हो रहा होगा, बट कोई बात नहीं, मैं रीड कर देती हूँ। बाकी ये जो
पावर पॉइंट है ना, पीपीटी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से आप एक बार देख लेना, ठीक है। बाकी मैं पढ़ के बता देती हूँ। इफ एन ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट रेस्ट ऑन अ सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंक्लूड अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब यदि किसी सतह पर वस्तु विराम अवस्था में है, मान लीजिए कोई टेबल है, इसके ऊपर एक बुक पड़ी हुई है जो रेस्ट पे है, तब उस पर कार्य करते बलों के विषय में निम्नलिखित में से आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि इस पे कौन सा जो फोर्स है वो काम कर रही है। ए है कि नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, बी है अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, या सी है कि मल्टीपल पेयर ऑफ बैलेंस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। तो हमें पता है जब भी कोई बुक या कोई भी सब्सटेंस रेस्ट पे पड़ा है तो उस पे दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। एक तो ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स है लगती है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स, और सेकंड इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो लगती है। तो इस पे दो पेयर्ड फोर्सेस लग रही हैं, तो अ पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। इसका ऑप्शन होगा बी, संतुलित बलों का एक युग्म उस पर कार्य कर रहा है। सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन दिया है कि हर्बीवोर्स हैव मच लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज कंपेयर टू कार्निवोर्स, कि जो हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं शाकाहारी, जो सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, जो मांस नहीं खाते हैं ना, तो वो होते हैं हर्बीवोर्स। और कार्निवोर्स होते हैं जो दूसरों का मांस खाते हैं, जिसे मांसाहारी कहते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स होते हैं शाकाहारी, कार्निवोर्स होते हैं मांसाहारी। तो हर्बीवोर जो है उनकी जो इंटेस्टाइन है काफी लंबी होती है, उनकी जो छोटी आंत है वो काफी लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स, ऐसा एक स्टेटमेंट में कहा गया है। बट इसका रीजन ये दिया गया है कि सेलुलोज इज मच मोर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट देन मीट, कि जो सेलुलोज है उसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है पचाने में एज कंपेयर टू मीट। दैट्स वाई जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन है वो काफी लंबी होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है आपकी सही हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए और आर दोनों सत्य हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप कि क्वेश्चन ज्यादा ऐसा तो नहीं कि मैं फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि देखो ये आपका एक रिवीजन सेशन की तरह चल रहा है ना, और जहां मुझे लगेगा कि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है वहां मैं एक्सप्लेन करूंगी, बट जहां पे सिर्फ आपको आंसर बताना है कि हाँ इसका ये होगा, इसका ये होगा, है ना, तो वहां मत, जहां है कि कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं, तो वहां मैं सीधा आंसर ही बताऊंगी आपको, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इन चारों में से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म नहीं है। तो अगर लाइमस्टोन की बात करें, चौक की बात करें, मार्बल की बात करें, चूना पत्थर, चौक और संगमरमर, ये तीनों जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों ही कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है। बट क्यूक्लाइम की बात करूं अगर मैं, ठीक है, भूजा चूना, तो क्यूक्लाइम जो है ना, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज क्यूक्लाइम, ऑप्शन नंबर 4। हमें बताना था, सॉरी, इट नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्यूक्लाइम इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल बी हेल्पफुल इन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का मतलब है गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो देखो, अगर हम मान लो हमारे पास दो कंटेनर्स हैं, देखो हमें पता है जो गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं ना किस तरह से अरेंज होते हैं। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी दूर दूर होते हैं इस तरह से, बट अगर लिक्विड की बात करें तो इतना ज्यादा दूर नहीं होते, वो थोड़ा सा, उनमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। और अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, एकदम से टाइटली पैक्ड होते हैं ये, है ना, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है। अब इसमें पूछा है कौन सी कंडीशन है जो हेल्पफुल होगी गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने, गैसेस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो कौन सी सिचुएशन जो हेल्प करेगी। फर्स्ट है इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन बोथ टेम्परेचर और प्रेशर, के टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही बढ़ा दिया जाए, डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, कि टेम्परेचर को तो डिक्रीज कर दो और प्रेशर को इंक्रीज कर दो, या फिर डिक्रीज इन बोथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर तापमान एवं दाब दोनों का ही डिक्रीज कर दें, ठीक है। तो देखो, जब हमें गैसेस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है ना, तो हम क्या करेंगे, मान लो ये हमारी गैसेस हैं, इसको हमें कन्वर्ट करना है लिक्विड में। देखो गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं काफी दूर हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स, तो हम क्या करेंगे, जब इस पे फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं थोड़े पास पास आ जाएंगे। जब इन पे हम प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर जो है हम इंक्रीज करेंगे किसको, प्रेशर को, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और हम जो इसका टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, तो
इट विल हेल्पफुल टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, मतलब गैसेस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, तापमान में जो है डिक्रीज करेंगे और दाब में वृद्धि हो जाएगी, जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी कोई डाउट रह जाए, आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर सॉल्यूशन बता दूंगी, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द मिक्सचर इन कॉलम 1 विद द मेथड इन कॉलम 2 दैट कैन बी यूज्ड टू सेपरेट इट। कॉलम 1 में कुछ मिक्सचर दिए हुए हैं, कॉलम 2 में मेथड्स दिए हुए हैं कि कैसे इन मिक्सचर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम में देखें तो फर्स्ट कॉलम में दिए हुए हैं कुछ मिक्सचर। फर्स्ट है सॉ डस्ट एंड वाटर। सॉ डस्ट होता है जो लकड़ी का बरूदा होता है ना, लकड़ी का बुरादा, उसे कहते हैं सॉ डस्ट। तो सॉ डस्ट और वाटर। सेकंड है आयोडीन एंड सैंड। थर्ड है सॉल्ट एंड वाटर। फोर्थ है क्रीम फ्रॉम कर्ड। तो सॉ डस्ट और वाटर अगर मिक्स है तो हम कैसे इसको सेपरेट करेंगे? सॉ डस्ट और वाटर को हम फिल्ट्रेशन करके फिल्टर कर देंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो सॉ डस्ट और वाटर का जो मेथड होगा सेपरेशन का, दैट इज फिल्ट्रेशन। तो ए का हो गया थर्ड। ए का थर्ड कहाँ कहाँ है आप देख लो, ए का थर्ड यहाँ है, ए का थर्ड यहाँ है। तो दो ऑप्शंस आपके हो गए एलिमिनेट इस तरह से। ठीक है, ए का थर्ड यहाँ भी है, ए का थर्ड यहाँ भी है। नेक्स्ट है आयोडीन और सैंड। अगर आयोडीन और सैंड दोनों मिक्स हैं, देखो आयोडीन और सैंड का ना दोनों का जो स्ट्रक्चर है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, सेम सेम सा होता है, तो आप दोनों को कैसे सेपरेट करोगे? तो हम इसको सेपरेट करेंगे सब्लिमेशन के थ्रू। इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? सब्लिमेशन के थ्रू। सब्लिमेशन क्या होता है ना, अ मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच सॉलिड, जो सॉलिड है, चेंजेस डायरेक्टली इनटू वेपर्स और यू कैन से गैसेस। सॉलिड को डायरेक्टली हम वेपर में चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड स्टेट वेपर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। मतलब सॉलिड से पहले लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ऐसा नहीं हो रहा है। सॉलिड से डायरेक्टली हम गैस में उसको चेंज कर रहे हैं, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में चेंज कर रहे हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो हम क्या करेंगे, आयोडीन है हमारे पास प्लस सैंड है, तो हम एक चाइना डिश ले लो। चाइना डिश में हमने दोनों चीजों को रख दिया, आयोडीन और सैंड। नीचे से हमने फ्लेम ऑन कर दी, ऊपर से हम एक फनल को लगा देंगे इसके ऊपर, और हीट करेंगे इसको। ठीक है, अब जब आयोडीन और सैंड हीट होगा तो जो आयोडीन है वो तो वेपोरेट होके यहाँ पे फनल के यहाँ पे साइड साइड पे चिपक जाएगी वेपर्स के फॉर्म में, और सैंड जो है नीचे चाइना डिश में ही रह जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जहाँ पे हम सॉलिड से डायरेक्टली वेपर्स में किसी चीज को चेंज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। थर्ड है सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर को हम इवेपोरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। एंड फोर्थ है क्रीम फ्रॉम कर्ड। तो क्रीम फ्रॉम कर्ड डी का हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है ना, ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन ना एक मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच कंपोनेंट सेपरेटेड, जो कंपोनेंट है ना उनको एक मशीन में डाल दिया जाता है, और वो इतनी फास्ट चलती है कि जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होते हैं। मान लो आपने एक टेस्ट ट्यूब में कोई सब्सटेंस लिया, मान लो कर्ड ही लिया, ठीक है, या फिर हाँ कर्ड लिया, या मान लो ब्लड लिया, कोई भी चीज लिया आपने, अब उसको आपने सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल दिया, तो ये इतनी फास्ट रोटेट करती है ना ये मशीन की, ये जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो लिक्विड पार्टिकल होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। तो क्रीम फ्रॉम कर्ड जो है, घर में आपने देखा होगा छाछ से जब हम या फिर कर्ड से जब हम मलाई निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, या फिर लस्सी से हम जब बटर निकालते हैं तो उस मशीन को वो उस मशीन में हम डाल देंगे, और वो मशीन फास्ट चलती है, एंड उस प्रोसेस के थ्रू जो बटर है वो ऊपर आ जाता है और लस्सी नीचे रह जाती है। ठीक है, बट हैवियर पार्टिकल जो है मतलब वो नीचे रह जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल होगा ना वो ऊपर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो क्रीम फ्रॉम कर्ड, या फिर आपको ब्लड में से अपने ब्लड के कंपोनेंट प्लाज्मा हो गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सबको अगर सेपरेट करना है ना आपको, तब भी आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के थ्रू ही इसको चलाएंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो गया ए का था थर्ड, और बी आयोडीन और सैंड का क्या था, आयोडीन और सैंड का था सब्लिमेशन, बी का था फोर्थ, बी का फोर्थ
तो अगर आपको सिर्फ यहाँ तक भी कर लेते ना बी का फोर्थ, तब भी आपको आंसर मिल जाता, क्योंकि इसमें बी का फर्स्ट था और बी का फोर्थ ही है, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। फिर आपको सी और डी पे जाने की जरूरत ही नहीं थी, बट यहाँ तो मैं सारी चीजें बताऊंगी आपको। तो आपका अगर आपको एक ऑप्शन से भी आपका आंसर सोल्व हो जाए ना, तो बाकी सारे ऑप्शन पे नहीं जाना है कि नहीं नहीं मुझे तो आता है, सब आता है, हमें तो मैम ने सब कराया तो मैं तो पूरा करूंगा, ऐसा नहीं करना है। फर्स्ट ऑप्शन से अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आप उस क्वेश्चन को टिक करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव इन करिए फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 3 identical sized blocks of lead, aluminium, zinc are submerged in water। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन बनते हैं आजकल इस वाले टॉपिक से आपके, ठीक है। तो 3 identical sized blocks of lead, aluminium and zinc are submerged in water given at room temperature. Density of aluminium is this, density of lead is this, density of zinc is this। हमें बताना है, सॉरी हमें बताना है हाउ वुड द बॉइंट फोर्स, मुझे माइक बंद करने की याद नहीं रहती, मुझे खांसी आती है, सॉरी ना। हाउ वुड द बॉइंट फोर्स ऑन लेड ब्लॉक, बॉइंट फोर्स ऑन एल्यूमिनियम, हमें बताना है कि बॉइंट फोर्स को किस ऑर्डर में हमें अरेंज करना है इन तीनों को लेके, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में बॉइंट फोर्स होती क्या है। देखो बॉइंट फोर्स क्या होती है ना, अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। मीन्स वाटर में या किसी भी लिक्विड सब्सटेंस में जब ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ना, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड, जो वो फ्लूइड अपवर्ड फोर्स लगा रहा है दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बॉइंट फोर्स क्या है। अब बॉइंट फोर्स का ना एक प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है एक, मैंने पढ़ा रखा है आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जब हमने फोर्स वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे इन डिटेल हमने बॉइंट फोर्स डिस्कस की थी, बॉइंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपवर्ड फोर्स तो क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो ऊपर, सॉरी बॉइंट फोर्स तो क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो ऊपर की तरफ किसी फ्लूइड में लग रही है, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है ना, वो ये कहता है कि कितनी फोर्स लगेगी। बॉइंट फोर्स तो है कि जो ऊपर की तरफ फोर्स लगे, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। बट आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि कितनी फोर्स लग रही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्लूइड की। तो दैट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये भी कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये पानी है और ये है हमारी बॉल, तो जब हमने इस बॉल को इस बकेट में डाला, पानी के टब में डाला, तो आपने घर में भी देखा होगा जब आप वॉशरूम में या कहीं भी बकेट में आप कप को डालेंगे तो कुछ पानी डिस्प्लेस होके ऊपर आ जाएगा, उछल के ऊपर आ जाएगा। या फिर अगर पानी की बाल्टी पूरी ऊपर तक भरी है और आपने कुछ डाल दिया तो पानी, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, तो पानी जो है ना निकल के बाहर आ जाएगा, थोड़ा सा होता है ना ऐसा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वाटर डिस्प्लेस करता है उस पे उतनी ही बॉइंट फोर्स लगती है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उस ऑब्जेक्ट पे उतनी ही बॉइंट फोर्स लगती है। मान लीजिए इसने 2 ml जो है वाटर डिस्प्लेस किया, तो इस पे जो फोर्स लगेगी ना वो 2 न्यूटन की ही लगेगी, ठीक है। मतलब जितना पानी वो डिस्प्लेस कर रहा है उतनी ही उस पे बॉइंट फोर्स लग रही है। ये कौन बताते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो बॉइंट फोर्स क्या है, ऐसी फोर्स जो ऊपर की तरफ लगती है किसी फ्लूइड में, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट ने जितना पानी डिस्प्लेस किया उतनी ही उस पे बॉइंट फोर्स लगती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया दोनों का डिफरेंस। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कह रहा है, और एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो ये बॉइंट फोर्स है ना, बॉइंट फोर्स डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। बॉइंट फोर्स किस पे डिपेंड करती है, उस फ्लूइड की डेंसिटी पे। अगर इसकी वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो उस पे जो बॉइंट फोर्स, ऑब्जेक्ट पे जो बॉइंट फोर्स लगेगी वो ज्यादा लगेगी, ठीक है। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा ना कि जो सी वाटर होता है उसमें वो ज्यादा डेंस होता है, दैट्स वाई जो उस पे कोई भी चीज, मान लो सी वाटर में आप गिर भी जाओगे ना तब भी आप उसमें डूबोगे नहीं। क्यों नहीं डूबोगे, क्योंकि उसकी वाटर की डेंसिटी इतनी ज्यादा है, क्योंकि उसमें सॉल्ट इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वाटर इतना ज्यादा डेंस है कि उस पर उतनी ही ज्यादा बॉइंट फोर्स लग रही है। तो दैट्स वाई आप उसमें डूबोगे नहीं, आप उसमें फ्लोट करते रहोगे, ठीक है। तो जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो चीजों को डूबने नहीं देता, चीजों को फ्लोट होने देता है। इतना क्लियर हो गया आपको। चलिए, तो क्वेश्चन में है कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम है, अभी मैं इसको एक बारी इरेज कर देती हूँ, फिर इस क्वेश्चन को डिफाइन करती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके।
ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है ना जो नए ऐड हुए हैं और काफी क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है, तो आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो फिर एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन दे दे आप उसको कर लोगे, इतना मुझे भरोसा है आप पे और खुद पे भी। ठीक है, चलिए देखो क्या है। डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम है 2.7, डेंसिटी ऑफ लेड है 11.29, डेंसिटी ऑफ जिंक है 7.13। सबसे कम डेंसिटी किसकी है? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की डेंसिटी सबसे कम है। मान लो ये है एल्यूमिनियम, इसमें हमने कर दिया एल्यूमिनियम, इसमें लेड है, पीबी होता है ना लेड का फॉर्मूला, एंड जिंक है, जिंक का वेट है 7.13, जिंक जेडन। तो इन तीनों में से देखा जाए ना तो सबसे डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की डेंसिटी सबसे कम है। सबसे कम डेंसिटी कितनी है, किसकी है? एल्यूमिनियम की। उससे कम, सबसे कम है एल्यूमिनियम की, उससे कम है जिंक की, और सबसे कम है लेड की। सॉरी, सबसे ज्यादा है लेड की। सबसे कम जो डेंसिटी है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम की डेंसिटी सबसे कम है। सेकंड, एल्यूमिनियम से ज्यादा डेंसिटी किसकी है? जिंक की। जिंक से ज्यादा किसकी है? लेड की। लेड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है कितनी? 11.29। एल्यूमिनियम की है 2.7 और इसकी डेंसिटी है 7.13। तो हमें इसको अरेंज करना है कि किस पे कितनी बॉइंट फोर्स लग रही है। और मैंने आपको अभी बताया कि देखो जो हमारा मटेरियल है ना, अच्छा हाँ, वाटर में सबमर्ज्ड की, इन तीनों को वाटर में सबमर्ज्ड किया गया है। तो हमें इसमें ये बताना है कि किस पे कितनी बॉइंट फोर्स लग रही है। ठीक है, बॉइंट फोर्स आपको बता दिया क्या था, ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को डूबने नहीं देगी, उसको फ्लोट करने देगी। ठीक है, तो यहाँ फ्लोटिंग और सिंकिंग वाला कुछ ऐसा पूछा नहीं है आपसे, सिर्फ इतना पूछा है कि तीनों पे कितनी बॉइंट फोर्स लग रही है, बराबर लग रही है, किस पे कम किस पे ज्यादा लग रही है वो बताना है। तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें लिखा 3 आइडेंटिकल साइज ब्लॉक्स, मतलब उनका जो साइज है ना वो सेम है। उनका साइज सेम है, मतलब वो जो वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, जब इनको वाटर में सबमर्ज्ड करेंगे तो तीनों ही ना सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है डिस्प्लेस करेंगे। और अभी हमने देखा था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा, उतनी ही उस पर पॉइंट फोर्स लगेगी। बिकॉज इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है, उनका जो साइज है वो सेम है, ऑल्दो इनकी डेंसिटी जो है वेरी कर रही है, बट ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है इससे पॉइंट फोर्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता। पॉइंट फोर्स जो है इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इनकी डेंसिटी जो है, जो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, इससे पॉइंट फोर्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कितना वाटर वो डिस्प्लेस कर रहे हैं उतनी ही उस पर पॉइंट फोर्स लगनी है। तो हमें बताना है किस पे कितनी पॉइंट फोर्स लग रही है। तो तीनों की जो साइज है ना, 3 आइडेंटिकल साइज ब्लॉक्स लिखा है। अगर यहाँ आइडेंटिकल साइज नहीं लिखा होता फिर क्वेश्चन का आंसर कुछ और बनता, बट यहाँ लिखा है कि 3 आइडेंटिकल साइज के ब्लॉक्स है और तीनों की डेंसिटी बेशक अलग अलग है, बट तीनों जो है सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं। दैट्स वाई उन पे जो बॉइंट फोर्स लग रही है वो भी सेम लगेगी। जो बॉइंट फोर्स लग रही है बीएफ, बीएफ मतलब बॉइंट फोर्स, जो बॉइंट फोर्स लग रही है ना तीनों में, वो तीनों में सेम लग रही है बॉइंट फोर्स। ऑल्दो इनकी जो डेंसिटी है वो तीनों की जो डेंसिटी है ना अलग अलग है, बट डेंसिटी का पॉइंट फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है वो पॉइंट फोर्स को अफेक्ट करती है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट फोर्स को अफेक्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पे जितना वो वाटर डिस्प्लेस करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है तीनों डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि तीनों ही सेम साइज के ब्लॉक्स हैं, तीनों ही सेम साइज का सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है डिस्प्लेस कर रहे हैं। और बिकॉज वो सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं, सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे हैं, दैट्स वाई उन पे जो बॉइंट फोर्स लगेगी वो भी सेम लगेगी तीनों पे। तो तीनों की जो बॉइंट फोर्स होगी वो होगी ऑप्शन नंबर 4। बॉइंट फोर्स जो लेड पे लग रही है, जिंक पे लग रही है, एल्यूमिनियम पे लग रही है, तीनों पे सेम बॉइंट फोर्स लगेगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार साइज आइडेंटिकल रख देगा, आइडेंटिकल कई बार नहीं भी रखेगा, बट अगर आइडेंटिकल साइज है, सेम साइज है, तो वॉल्यूम भी सेम ही डिस्प्लेस करेंगे। और अगर सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जो डेंसिटी सेम वॉल्यूम डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा, जो पॉइंट फोर्स है वो भी सेम लगेगी। ठीक है, और जो पॉइंट फोर्स है ना उस वो किस जो पॉइंट फोर्स है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। ठीक है,
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा, कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, कुछ कंफ्यूजन हुआ होगा कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको समझा दूंगी, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है बॉइंट फोर्स क्या है, अपवर्ड फोर्स जो लग रही है दैट इज बॉइंट फोर्स, और कितनी फोर्स लग रही है वो कौन डिफाइन करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर, तो दोनों चीजें क्लियर हुई होंगी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहते हैं और बॉइंट फोर्स क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। A concave lens can form a real as well as virtual image. A plane mirror can form real as well as virtual image. Concave mirror can form real as well as virtual image. Convex mirror can form real as well as virtual image. तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, और प्लेन मिरर में भी। देखो, जो प्लेन मिरर है ना, जो आपका समतल दर्पण है, जो प्लेन मिरर है, इट कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज इज नॉट ट्रू, बिकॉज जो प्लेन मिरर है उसमें ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनती है। फर्स्ट, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट बताती हूँ फिर। पहले जो कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर है, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ऑल्दो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, कनकेव मिरर का क्वेश्चन आना ही आना है, आता ही है, मतलब कनकेव, कन्वेक्स या फिर प्लेन मिरर का या फिर लेंस का, ये क्वेश्चन ना बनता ही बनता है, हमेशा ऑलवेज बनेगा। तो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कनकेव, कन्वेक्स एंड प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लेन मिरर में क्या है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है ऑलवेज, और जो आपके ये कनकेव और कन्वेक्स मिरर है, देखो कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर में ना कैसी इमेज बनेगी, कन्वेक्स मिरर में आपकी इमेज बनेगी ऑलवेज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज, और इसमें जो इमेज बनती है ना वो डिमिनिश्ड इमेज बनती है, मतलब छोटे साइज की इमेज बनती है, डिमिनिश्ड, ठीक है। तो आपको याद रखना है कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और अगर हम बात करें कनकेव मिरर की, तो कनकेव मिरर में रियल इमेज भी बनेगी एंड वर्चुअल इमेज भी बनेगी, दोनों ही इमेज बनती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल इमेज जो है होगी दैट इज इरेक्ट। तो कनकेव मिरर में रियल और वर्चुअल दोनों ही इमेजेस बनती हैं, रियल भी बनेगी और वर्चुअल भी, डिमिनिश्ड भी बनेगी और एनलार्ज्ड भी। देखो मैं आपको एक स्पून का एग्जांपल देती हूँ, आप घर पे स्पून लेना, स्पून का जो फ्रंट वाला पोर्शन होता है ना, मान लो इट बिहेव्स लाइक अ कनकेव मिरर। तो जब स्पून को आप वेरी अपने बिल्कुल क्लोज लेके आओगे, ठीक है, तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी जब उसको पास लेके आओगे, ठीक है। जैसे ही आप स्पून को दूर लेके जाओगे, मान लो ये स्पून है, जैसे ही आप इसको दूर लेके गए तो आपकी जो इमेज, अब आप स्पून में खुद को देखोगे तो अब जो आपकी इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है। जब पास लेके आओगे, स्पून को पास लेके आओगे तो कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज बनेगी, सीधी बनेगी और एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। करके देखना, स्पून के एग्जांपल से देख करोगे ना तो आपको हमेशा याद रहेगा ये, ठीक है। तो आपका जो स्पून है उसका जो फ्रंट पोर्शन है, जो डूंगा सा पोर्शन होता है जहां से हम खाते हैं, दैट बिहेव्स लाइक अ कनकेव मिरर, और उसका जो पीछे वाला पोर्शन है जो उठा हुआ है दैट इज कन्वेक्स मिरर, मान लीजिए उसको। तो जो कनकेव मिरर है, फ्रंट पोर्शन है, इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ रियल एंड वर्चुअल इमेज। जब उसको पास लेके आओगे तो उसमें, जो क्लोज लेके आओगे तो उसमें वर्चुअल इमेज बनेगी, दूर लेके जाओगे तो रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर में ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा जो कनकेव मिरर है उसकी सिमिलैरिटीज होती हैं कन्वेक्स लेंस के साथ, उसकी सिमिलैरिटीज कन्वेक्स लेंस के साथ है, और कन्वेक्स मिरर की जो सिमिलैरिटी है वो कनकेव लेंस के साथ है। ये चीजें आपको याद रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं आपको याद रखने हैं ये, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन का जो सेकंड ऑप्शन था वो हमने देख लिया कि प्लेन मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज इज नॉट ट्रू, बिकॉज प्लेन मिरर में ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। कनकेव मिरर जो है इट कैन फॉर्म अ रियल एज वेल एज वर्चुअल मिरर, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि जो कनकेव मिरर है उसमें रियल इमेज भी बन रही है, वर्चुअल इमेज भी बन रही है। जब पास लेके आओगे ऑब्जेक्ट को तो स्पून को मान लीजिए या मिरर को, जब पास लेके आओगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी, दूर लेके जाओगे तो रियल इमेज बनेगी। फोर्थ है कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म इरेक्ट, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज, उसमें हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल इमेज नहीं बनती। और फर्स्ट स्टेटमेंट थी कनकेव लेंस कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज,
तो कनकेव लेंस में भी, कनकेव लेंस जो है कन्वेक्स मिरर के साथ सिमिलैरिटीज होती हैं इसकी, तो इसमें भी ओनली वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी होगी गलत। तो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है कि एक समतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, दिस सॉरी सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड स्टेटमेंट, एक अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बना सकता है, दिस इज ट्रू। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन है कि टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन है टैप वाटर कंटेन्स इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट। कि जो टैप वाटर है ना, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो दिस इज ट्रू। एंड व्हाई इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट, और हमें पता है जब किसी लिक्विड में किसी जो लिक्विड है उसमें एसिडिक जो आपके एसिड बेस और सोल्ट जो है ना, इट कंडक्ट इन एक्वस सोल्यूशन। अगर एसिड बेस और सोल्ट जो है एक्वस सोल्यूशन में मिक्स है, वाटर में मिक्स है, एसिडिक है वाटर या बेसिक है या सॉल्टी है, तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे प्रोड्यूस आयंस। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि एसिड बेस एंड सॉल्ट इन एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो टैप वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसमें सॉल्ट प्रेजेंट है, दैट्स वाई दोनों ही स्टेटमेंट, जो असर्शन ए है दिस इज ट्रू एंड रीजन इज आल्सो ट्रू, सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ मॉडिफाइड रूट ऑफ अ प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों की रूपांतरित जड़ों के रूप में है। मॉडिफाइड रूट्स कौन सी हैं, इनमें से हमें ये बताना है। तो अगर अनियन की बात करें तो अनियन मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड रूट नहीं है। टर्निप जो है मॉडिफाइड रूट है बट अनियन तो स्टेम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हमें बताना है इसमें दोनों ही मॉडिफाइड रूट्स हैं। टर्निप और कैरेट, शलगम और गाजर अगर देखें तो दोनों ही मॉडिफाइड रूट है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। कैरेट तो रूट है, पोटैटो इज अ स्टेम, पोटैटो यहाँ स्टेम है, पीस तो एक फ्रूट है, तो ये भी नहीं होगा। जो सेकंड ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए, कुछ तो इतनी इजी से क्वेश्चन है और कुछ देखो कुछ थोड़े से घुमाने वाले क्वेश्चन है ना, तो हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, मिक्स क्वेश्चन आते हैं, बट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन चाहे जैसा भी आ जाए, यू कैन इजिली डू दैट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बैक्टीरियल डिजीज। इनमें से चारों में से कौन सी डिजीज है जो बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, कोलरा और टाइफाइड, कोलरा और टाइफाइड देखें तो दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं। टाइफाइड भी बैक्टीरिया, टाइफाइड तो बैक्टीरियल, बट मीजल जो है दिस इज वायरल डिजीज, तो ये नहीं होगा। मीजल्स वायरल डिजीज है, एड्स भी वायरल डिजीज है, HIV से होता है एड्स। मीजल्स और चिकन पॉक्स दोनों ही वायरल डिजीज है। हमें बताना था कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, तो कोलरा और टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, डाइसेंट्री हो गया, ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं। उसके अलावा चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, ये सारे वायरल डिजीज हैं आपके। ठीक है, चलिए राइट आंसर था आपका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, हैजा और टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज हैं, जीवाणु रोगों का एक युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेट, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को भी। अ मैग्नेट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स लेंथ वाइज, हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू पीसेस कंपेयर विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। देखो क्या है ना, आपके पास है एक मैग्नेट और हमें पता है हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, 2 पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ। तो इसने पूछा है, हमारे पास एक मैग्नेट है जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया लेंथ वाइज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, लेंथ वाइज लिखा है, ठीक है, वर्टिकली नहीं लिखा है, लेंथ वाइज कट किया 4 पार्ट। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक पार्ट ये हो गया मान लो। ठीक है, 4 पार्ट्स में इसने हमने इसको काट दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट हो गए इसके। ठीक है, अब इसने ये पूछा है कि हाउ विल द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू पीसेस कंपेयर विद द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। नए टुकड़ों की ध्रुव शक्ति की तुलना मूल चुंबक की ध्रुव शक्ति के किस प्रकार से सही है। मतलब कि उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो कैसी होगी, जब हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लेंथ वाइज डिवाइड किया, तो उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो कैसी रहेगी। अब उसकी पोल स्ट्रेंथ, ईच न्यू पीस विल हैव द सेम पोल स्ट्रेंथ, मतलब उसकी पोल स्ट्रेंथ अभी भी सेम ही होगी, या पोल स्ट्रेंथ ऑफ न्यू ईच पीस विल 1/4 ऑफ द ओरिजिनल, हर नए पीस की जो पोल स्ट्रेंथ है वो ओरिजिनल के 1/4 हो जाएगी, या फिर द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल, या पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 4 टाइम्स द ओरिजिनल। तो देखो इसकी जो चुंबकीय शक्ति होगी ना, पोल स्ट्रेंथ जो होगी ना,
ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज जो पोल स्ट्रेंथ है इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द मैग्नेट। पोल स्ट्रेंथ जो है इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैग्नेट, ठीक है। जो पोल स्ट्रेंथ है आपकी, पोल की जो स्ट्रेंथ है इट डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मैग्नेट। तो अगर इसको हम एरिया वाइज मतलब लेंथ वाइज इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि जो पोल स्ट्रेंथ है, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल बी 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल के कंपैरिजन 1/4 हो जाएगी, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। आपका जो राइट ऑप्शन होगा कि प्रत्येक नए टुकड़े की ध्रुव शक्ति मूल चुंबक से 1/4 होगी। ठीक है, राइट आंसर होगा ये। बट इसकी जगह आपसे पूछा होता कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका आंसर हो जाता न्यू पीस विल हैव द हाफ ऑफ द ओरिजिनल। ओरिजिनल का हाफ हो जाएगा। वहीं अगर इसको पूछा होता कि वर्टिकली कट करेंगे तो फिर जो पोल स्ट्रेंथ होती ना, दैट विल हैव द सेम पोल स्ट्रेंथ एज द ओरिजिनल। जितनी पुरानी, मान लो आपके पास ये एक पोल, ये एक मैग्नेट है, इसको आपने इस तरह से वर्टिकली कट किया, अब आपके पास 2 पोल्स इस तरह से आ गए, मतलब 2 मैग्नेट हो गए, तो दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ होगी जितनी पहले वाले की थी उतनी ही रहेगी, ये डिवाइड नहीं होगी। बट अगर इसको हम लेंथ वाइज क्रॉस सेक्शनल एरिया वाइज कट कर देंगे तब फिर इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो डिवाइड हो जाएगी। जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतने पार्ट्स में हो जाएगी। यहाँ अगर 5 पार्ट्स में किया होता तो 1/5 हो जाती, हाफ किया होता तो हाफ हो जाती, बट यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 1/4 हो जाएगी ओरिजिनल के। ठीक है, सो द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच न्यू पीस विल हैव द 1/4 ऑफ द ओरिजिनल। अब एग्जामिनर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन एग्जामिनर ने इस बार पूछा है लेंथ वाइज, है ना, कि लेंथ वाइज कट किया है, बट वर्टिकली भी पूछ सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गर्ल साइकिल्स एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है। और एक मिनट, अ गर्ल साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 12 kilometer per hour to her friend's house situated at a distance of 10 kilometer from her house. She returns at a speed of 18 kilometer per hour. What is her average speed during the entire trip? मतलब जब एक लड़की है वो अपनी फ्रेंड के घर गई साइकिल से, तो उसकी स्पीड थी 12 किलोमीटर पर आवर। कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? 10 किलोमीटर। बट जब वो वापिस आई उसकी स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर, तब भी उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर किया। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, जो कि हम दिया नहीं गया है, तो हम फाइंड आउट करेंगे टाइम। तो आप लिखो टाइम टेकन वाइल गोइंग। टाइम टेकन वाइल गोइंग, जब वो जा रही है तो टाइम जो होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। टाइम का फॉर्मूला एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉरी, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम जब वो जा रही है तो कितना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? 12 किलोमीटर पर आवर, नहीं 10 किलोमीटर जो है उसने डिस्टेंस कवर किया। कितनी स्पीड थी? 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो इसको आप निकाल लीजिए, कट कर लीजिए। 6 2 12, 5 2 10, तो 5/6 आवर्स टाइम आ गया। अब जब वो वापिस आई, जब वो रिटर्न हुई, तब उस टाइम कितना होगा? तब टोटल डिस्टेंस 10 ही है और स्पीड कितनी थी? 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको फिर से कट कर लो, 9 2 18 एंड 5 2 10, तो 5.9 आवर्स। ठीक है, टोटल टाइम आ गया हमारे पास। अब वैल्यू पुट करेंगे हम इसमें। ऊपर वाला इरेज कर देती हूँ, यहाँ फिल करती हूँ। ठीक है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है। एवरेज डिस्टेंस कितना? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम यहाँ लिख देती हूँ। टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया कितना? 20। टोटल टाइम निकाल लो पहले। टोटल टाइम कितना है? 5/6 प्लस 5/9, तो इसका एलसीएम निकाल लो आप। ठीक है, इस तरह से एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम आ गया आपका 18, फिर 6 3 18, 3 5 15 प्लस 9 2 18, 2 5 10,
और 15 + 10 25, 25/18। तो अब हमारे पास टोटल टाइम आ गया, टोटल डिस्टेंस कितना था 20। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, टोटल डिस्टेंस यहाँ कर दे, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया 10 किलोमीटर आने में, 10 किलोमीटर जाने में, तो कितना हो गया 20। टोटल टाइम कितना हो गया 25/18। ठीक है, तो 20/25 इंटू 18 यहाँ लिख दीजिए, इसको कट कर लो। 4 5s are 20, 5 5s are 25 and 18 4s are 72 एंड फिर 5, फिर इसको डिवाइड कर लो, 72 को 5 से डिवाइड कीजिए, 72 5 5 1 से 5, 7 में से 5 गए 2 + 2 5 4 20 और ये 2 यहाँ आ जाएगा 0, 5 4 20, 14.4। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा दैट इज 14.4, 14.5 आगे भी पॉइंट में जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज 14.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले आपको निकालना है कि जब वो गई है तब उसको कितना टाइम लगा टोटल, और जब वापस आई है तब उसको टोटल टाइम कितना लगा, दोनों को टाइम को फिर आप प्लस कर दोगे, एलसीएम लोगे, इस तरह से आ गया टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है 20, तो फिर आप वैल्यू पुट करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना था 20, टोटल टाइम कितना लगा 25/18, फिर दोनों की वैल्यू पुट करके इससे कट करेंगे और आपका जो राइट आंसर होगा 14.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, a 14-year-old complains of constant fatigue and dizziness. A blood test revealed her hemoglobin to be 10 gram per deciliter. Enhancing including intake of which of the following food item will be helpful to her? एक 14 वर्ष की लड़की है, उसको निरंतर क्या होता है ना, थकान एवं चक्कर आते हैं। तो उसने डॉक्टर को बताया, तो उसकी रक्त की जांच हुई, इसमें पाया गया कि उसका जो ब्लड है वो कितना है 10 ग्राम पर डेसीलीटर। 10 ग्राम पर डेसीलीटर, ग्राम पर डेसीलीटर जो है इसकी यूनिट है। 10 ग्राम पर डेसीलीटर मतलब 10 ग्राम उसका हीमोग्लोबिन है, मतलब 10 ग्राम हीमोग्लोबिन है 1 डेसीलीटर ब्लड में। ठीक है, तो डेसीलीटर उसका यूनिट है। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, प्रेजेंट है 1 डेसीलीटर ब्लड में, और 1 डेसीलीटर जो है ना वो किसके बराबर होता है 100 मिलीलीटर। 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml। ठीक है, तो 10 ग्राम खून है, ये पाया गया जांच के दौरान। तो एनहेंसिंग इंक्लूडिंग इनटेक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल बी हेल्पफुल टू हर। तो उसको कौन सी जो एक भोज्य पदार्थ है वो खाने से मदद मिलेगी, कौन सा उसको ऐसा भोजन है जो उसे करना चाहिए ताकि उसका जो ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, उसका अमाउंट इंक्रीज करे, क्योंकि उसका जो हीमोग्लोबिन है वो कितना है 10 है, और ऐसा पाया गया है, मतलब जो नॉर्मल रेंज होती है ना ब्लड की, अगर मेल में बात करें, एडल्ट मेल में, तो ये होती है अराउंड 13.5 से 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, और अगर फीमेल्स में बात करें तो फीमेल में होता है 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। मतलब हीमोग्लोबिन की जो रेंज है नॉर्मली मेल में होनी चाहिए 13 to 17, फीमेल में होनी चाहिए 12 to 15। ठीक है, और हमें पता है हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो जितनी ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी हमारी बॉडी में। जितना कम हीमोग्लोबिन का लेवल है तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी पार्ट्स को उतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वीकनेस फील होगी, फैटिग और डिजीनेस होगा। ठीक है, तो जो हमें जो किस तरह का भोजन जो है अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए जिसमें ज्यादा आयरन की मात्रा हो, और आयरन की मात्रा किस में होगी, नट, स्पिनच, राइस या बटर में, तो आयरन की मात्रा ज्यादा होगी स्पिनच में, पालक में। तो पालक, हरी सब्जियां खाने से, और प्रोटीन जिसमें नॉट प्रोटीन एक्चुअली जिसमें आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो ऐसा भोजन हमें खाना चाहिए। तो डॉक्टर ने उसको कहा स्पिनच खाने को, तो अगर स्पिनच खाएगी तो उसका जो हेमोग्लोबिन लेवल है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रीजन फॉर वाटर नॉट बीइंग यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड, कि वाटर को हम थर्मोमेट्रिक लिक्विड में क्यों यूज नहीं करते हैं, कौन सा एक रीजन है कि वाटर इज नॉट बीइंग यूज्ड एज थर्मोमेट्रिक लिक्विड, थर्मोमीटर में हम वाटर को यूज नहीं करते जबकि हम मरकरी और अल्कोहल को यूज करते हैं, ऐसा क्यों। ठीक है, तो क्यों हम वाटर यूज नहीं करते
ऑप्शन दिए हुए हैं, तीन रीजन दिए हैं ए बी सी कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट, तो ये कोई रीजन नहीं है कि ट्रांसपेरेंट है इसलिए यूज नहीं करते, ट्रांसपेरेंट है फिर तो अच्छा है ना। बट सेकंड रीजन है कि इट हैज हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मतलब हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब है इसकी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की जो टेंडेंसी है ना वो बहुत ज्यादा है, हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, दिस इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन है कि इट हैज हाई freezing point and low boiling point as compared to other liquids. So that's why इसको हम यूज नहीं करते एज अ थर्मोमेट्रिक लिक्विड। तो ये दोनों रीजन सही हैं, बी और सी। बी और सी जो है राइट ऑप्शन होंगे आपके इस क्वेश्चन के, कि हम वाटर को थर्मोमीटर में यूज नहीं क्यों नहीं करते, जबकि हम अल्कोहल और मर्करी को यूज करते हैं। तो हम क्यों नहीं करते, क्योंकि वाटर की हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, एंड उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है हाई होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट है एज कंपेयर टू अदर लिक्विड्स। ठीक है, तो बी और सी राइट ऑप्शन हो गए आपके इस क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द प्रोसेस इन कॉलम 1 विद इट्स डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ टॉपिक आपके दिए गए हैं, कॉलम 2 में उनकी डिस्क्रिप्शन, उनकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, हमें बताना है किसके साथ कौन सी एक्सप्लेनेशन मैच कर रही है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस है पास्चराइजेशन, और पास्चराइजेशन की जो प्रोसेस है ना वो क्या होती है, पास्चराइजेशन होता है, ये लुईस पॉस्चर ने ये टेक्निक बताई थी, और उन्होंने क्या, पास्चराइजेशन होता क्या है, पास्चराइजेशन एक्चुअली पास्चराइजेशन होता है बॉइलिंग एंड सडन कूलिंग ऑफ मिल्क टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, कि एकदम से हाई टेम्परेचर उसको बॉयल करोगे और फिर सडन उसको एकदम से ठंडा कर दोगे, दैट इज कॉल्ड पास्चराइजेशन प्रोसेस। ए का हो गया सेकंड। अब ए का सेकंड कहाँ कहाँ दिया गया है आप देख लीजिए, ए का सेकंड इसमें तो नहीं है, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, ए का सेकंड इसमें है और फोर्थ में है, तो ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना बाय द प्रोसेस ऑफ ईस्ट, दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो बी का हो गया थर्ड, बी का थर्ड किस में है, बी का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है। देखो कई बार ना एक या दो ऑप्शन से काम नहीं चलता, सारे ही करने पड़ते हैं, हो सकता है थर्ड से काम चल जाए। चलिए, वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन में क्या करते हैं ना, इनएक्टिव और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। जैसे कोरोना की वैक्सीन लगी थी आपको, तो वैक्सीन क्या थी एक्चुअली, वो वैक्सीन एक डेड ऑर्गेनिज्म और डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म था कोरोना वायरस का ही, जो आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया गया ताकि आपके इम्यून सिस्टम को पता चल जाए कि इस तरह से कोई चीज होगी, जब वो हमारे पर अटैक करेगी तो हमें किस तरह से अटैक करना है। तो आपके माइंड को बताने के लिए उसको डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो वैक्सीनेशन क्या है, इंट्रोड्यूसिंग इनएक्टिव और वीक डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू एनिमल्स बॉडी टू ट्रिगर इट्स इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। तो सी का हो गया फोर्थ, सी का फोर्थ है ऑप्शन नंबर 2 में, तो सी का फोर्थ है इसमें, तो राइट आंसर हो गया आपका ये वाला। बट अब हम डी भी देख ही लेते हैं पेपर में, तो अगर आपको थर्ड तक मिल गया तो बस फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना, फोर्थ मत करने बैठ जाना कि चलो कोई बात नहीं, एक ही तो बचा है, इसे भी कर ही लेते हैं, क्योंकि एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है उस टाइम। तो डी है प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव का अब एक ही बचा कि एडिंग सब्सटेंस टू फूड आइटम टू प्रिवेंट इट स्पॉइलेज, जैसे अचार वगैरह हो गए, अचार में हम तेल ऐड करते हैं, सोल्ट ऐड करते हैं ताकि जो अचार है हमारा जल्दी खराब ना हो, तो ऐसी सब्सटेंस को ऐड करना प्रिजर्वेशन के लिए, ताकि वो सब्सटेंस जो है लंबे तक टाइम तक चले और फूड जो है हमारा खराब ना हो, उसको कहते हैं प्रिजर्वेशन टेक्निक, प्रिजर्वेटिव्स। तो एडिंग स्पेसिफिक सब्सटेंस टू फूड आइटम टू प्रिवेंट इट स्पॉइलेज, सड़ने से बचाने के लिए जो स्पेसिफिक सब्सटेंस हम डालते हैं उसे कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। क्लियर, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो गया। हिंदी का मैंने दिया हुआ है आगे, ठीक है, एक बार रीड कर लेना। पास्तुरीकरण, किण्वन, टीका लगाना, परीक्षण। टीका लगाना का ऑप्शन किसी वस्तु के शरीर में उसकी प्रतिरोधकता क्रिया को उत्तेजित करने के लिए निष्क्रिय या कमजोर रोगारक जीवाणु को डालना, और पास्तुरीकरण क्या है, जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए दूध को एकदम से उबालेंगे और एकदम से फिर ठंडा कर देंगे। उसके अलावा किण्वन है, किण्वन है ईस्ट की क्रिया द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना, और परिरक्षण क्या है, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए उसमें विशिष्ट पदार्थों को डालना। तो ये आपका राइट आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, अब थ्योरी पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, 10 क्वेश्चन आपके पेडागोजी के करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सूडो साइंस, कौन सी एक एक्सप्लेनेशन साइंस और सूडो साइंस के बीच में डिफरेंस बता रही है, कि डिस्क्राइब कर रही है, कौन सी एक स्टेटमेंट। तो देखो सूडो साइंस क्या होती है ना, सूडो साइंस होती है
कैसे, देखो सूडो साइंस में ना क्या होता है कि वो साइंटिफिक मेथड को साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो नहीं करते। जैसे साइंस में हम साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं ना, कौन कौन से हमारे साइंटिफिक मेथड होते हैं? सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन, फिर क्वेश्चनिंग, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, नहीं सॉरी हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद फिर एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा एनालाइज करना, फिर फाइनल कंक्लूजन पे। तो साइंस में जब भी हम कोई चीज, कोई भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं तो इस साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं। बट जो सूडो साइंस है ना, वो किसी साइंटिफिक मेथड को फॉलो नहीं करता। उसको वो मतलब उसके जो क्लेम है ना वो टेस्टेबल, वो वेरीफाइड नहीं होते। वो जो भी क्लेम करता है उसको वेरीफाइड नहीं करता है, तो दैट इज कॉल्ड सूडो साइंस। ठीक है। और जब भी कोई नया कोई नया एविडेंस आएगा ना, तो वो चेंज नहीं करेंगे उसको कि हमने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। दैट इज कॉल्ड सूडो साइंस एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन, ये किसी भी एविडेंस पे बेस्ड नहीं होता और ये किसी साइंटिफिक मेथड को भी फॉलो नहीं करता। दैट इज कॉल्ड सूडो साइंस। तो ऑप्शन में है कि सूडो साइंस इज अनपॉपुलर एंड हैज नो फॉलोअर्स। तो ऐसा कुछ नहीं कि अनपॉपुलर है और फॉलोअर्स नहीं है, ये कोई मेन डिफरेंस नहीं हुआ। Pseudoscience theories are formulated in a manner that they cannot be tested or incorrectness। मतलब इस तरह से इनकी थ्योरीज फॉर्मुलेट की जाती है कि इनको टेस्ट ही नहीं किया जाता। जिस तरह से साइंटिफिक मेथड्स होते हैं साइंस के, कुछ एविडेंस होता है हमारे पास, सूडो साइंस का कोई एविडेंस नहीं है, उसको कोई साइंटिफिक मेथड को फॉलो नहीं किया जाता। जो सेकंड ऑप्शन है कि सूडो साइंस थ्योरीज आर फॉर्मुलेटेड इन अ मैनर दैट दे कैन नॉट बी टेस्टेड फॉर इनकरेक्टनेस। This is true. Pseudoscientific theories do not typically use scientific terms like force and energy. This is not. Pseudoscience just describe fact and makes no predictions. ऐसा भी नहीं है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही होगी कि कृत्रिम विज्ञान के सिद्धांत इस प्रकार प्रतिपादित किए गए हैं कि इनकी असत्यता के लिए उनकी जांच नहीं हो सकती। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सूडो साइंस। सेकंड है क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा कटा हुआ है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी कि क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे करके लूं, है ना। A teacher wanted to teach the law of flotation। टीचर जो है फ्लोटेशन का लॉ जो है बच्चों को सिखा रही है। She began by explaining the meaning of the term flotation and then took 3 objects। उसने फ्लोटेशन की डेफिनेशन बताई बच्चों को एंड देन टुक 3 ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड साइज। डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट साइज के 3 ऑब्जेक्ट लिए। शी ड्रॉप दीज ऑब्जेक्ट वन बाय वन इनटू बिग ग्लास कंटेनर। एक एक करके बड़े से ग्लास कंटेनर में उसने पानी में डाल दिए एंड आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व व्हाट वाज हैपनिंग। बच्चों को कहा कि अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि अब क्या होगा। He pointed out that the fluid in which the object has to float should have density more than average density of the object। उसने ये कहा कि ऑब्जेक्ट हैज टू फ्लोट, कि ऑब्जेक्ट उस पे फ्लोट करेगा जिसकी जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी, उस लिक्विड में जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। हाउ वुड यू इवैल्यूएट दिस स्ट्रेटेजी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी। कि एक शिक्षिका प्लवन के नियमों का अध्यापन करना चाहती है। वह पद प्लवन की परिभाषा की व्याख्या से आरंभ करती है, फिर विभिन्न पदार्थों एवं साइजों की 3 वस्तुएं लेती है। इन वस्तुओं को जल से भरे एक बड़े कांच के पात्र में एक एक करके डालती है और अपने विद्यार्थियों से ये देखने के लिए कहती है कि क्या हो रहा है। वह संकेत करती है कि जिस भी द्रव में वस्तु तैरेगी उसका घनत्व वस्तु के औसत घनत्व से ज्यादा होना चाहिए। एक जांच आधारित उपागम के दृष्टिकोण से आप इस योजना का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि द स्ट्रेटेजी, ये जो स्ट्रेटेजी है इज एप्रोप्रिएट है और बिकॉज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वाज एक्सप्लेन्ड राइट इन द बिगिनिंग, कि ये योजना उपयुक्त है क्योंकि संप्रति रूपरेखा आरंभ में ही समझा दी गई, क्योंकि बच्चों को सब कुछ पहले से एक्सप्लेन कर दिया गया, बता दिया गया कि इस तरह से होना है, अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होगा, है ना। तो ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, ये सही लग रहा है, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं। स्ट्रेटेजी इनएप्रोप्रिएट बिकॉज मोर मटेरियल शुड हैव बीन टेकन। ज्यादा मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है, 3 मटेरियल ऑलरेडी उसने ले रखे हैं, अगर 2 मटेरियल भी होते तब भी काम चल जाता। तो थर्ड स्टेटमेंट है स्ट्रेटेजी इज एप्रोप्रिएट बट द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी शुड आल्सो हैव बीन स्टेटेड इन द बिगिनिंग, कि फॉर्मूला भी उसको बताना चाहिए था टीचर को। जी नहीं, अब बच्चे खुद भी तो कुछ ऑब्जर्व करेंगे ना, सब कुछ टीचर ही बता देगा, टीचर हेल्प तो कर ही रही है। फोर्थ है स्ट्रेटेजी इज इनएप्रोप्रिएट बिकॉज इट इज टू पर्सपेक्टिव एंड देयर इज नो स्कोप फॉर इन्वेस्टिगेशन, की इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप नहीं है। इन्वेस्टिगेशन तो कर रहे हैं ना बच्चे। जो मैंने ये कहा गया कि जिस ऑब्जेक्ट में, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड में तैर रहा है तो उसकी डेंसिटी कैसी होगी इस पे भी ध्यान देना है, तो वो उनको बता रही है इंक्वायरी, वहां बच्चे करेंगे खुद से, उनका इंक्वायरी ओरिएंटेड पेडागोजी यहाँ फॉलो हो रही है। बट ये कहना कि इनअप्रोप्रिएट है, दिस इज नॉट ट्रू। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना कि दिस स्ट्रेटेजी इज इनअप्रोप्रिएट, नॉट इनअप्रोप्रिएट मतलब एप्रोप्रिएट है, दिस स्ट्रेटेजी इज एप्रोप्रिएट
बिकॉज द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वॉज एक्सप्लेन राइट इन द बिगनिंग स्टार्टिंग में ही टीचर ने सब कुछ बता दिया बच्चों को कि फ्लोटेशन की एक्टिविटी है और कौन सी चीज फ्लोट करेगी, कौन सी सिंक करेगी, ये देखना है, और ये डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें टीचर ने बच्चों को समझा दिया। योजना उपयुक्त है क्योंकि सम प्रतिरूप रेखा आरंभ में ही समझा दी गई थी। ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। ये देख के कि क्वेश्चन बहुत बड़ा सा है, लेंदी सा है, डरना नहीं है। जो जितना ज्यादा लेंदी होता है वो उतना ही ज्यादा इजी होता है। बस ध्यान से आपको बस क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a suitable indicator for assessing students' ability to think rationally. Students विद्यार्थियों की बुद्धि संगत चिंतन की योग्यता के आकलन के लिए निम्नलिखित में से क्या एक उपयुक्त सूचक नहीं है? उनकी योग्यता को का आकलन करने के लिए कौन सी एक जो चीज है ना वो उपयुक्त नहीं है? स्टूडेंट्स फॉर्मुलेट क्लियर आर्ग्यूमेंट टू डिफरेंशिएट मिथ फ्रॉम साइंस। तो अगर बच्चे जो है क्लियर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जो साइंस के जो मिथ थे उनको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि साइंस में ऐसा होता है, बट जो मिथ थे, जैसे मिथ क्या है साइंस में, एक मिथ ये भी है कि जब लाइटनिंग होती है तो इसका मतलब पुराने लोग जो थे उनको ऐसा लगता था कि जब लाइटनिंग होती है तो भगवान क्रोधित है, दैट्स व्हाई लाइटनिंग हो रही है, बट दिस इज नॉट द रीजन। इसके पीछे साइंस है कि जब चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं तब लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, तब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इसके पीछे साइंस है, ना कि कोई मिथ। तो बच्चे जो है उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे इजिली। तो ये तो सही है, हमें बताना है नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर। स्टूडेंट रिकॉल द रेलिवेंट फॉर्मूला एंड लॉज। बच्चों को फॉर्मूला और लॉ जो है ना रटा देना, तो दिस इज नॉट द इंडिकेटर। ऑप्शन 2 इज नॉट द इंडिकेटर, और यही आपका राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का कि विद्यार्थी संदर्भित सूत्रों एवं नियमों की पुनरावृत्ति करते हैं। स्टूडेंट्स आर एबल टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कोज एंड इफेक्ट। अगर बच्चा कोज और इफेक्ट बता पा रहा है तो ये तो सही है। स्टूडेंट्स कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वैलिड एंड इनवैलिड एविडेंस। वैलिड और इनवैलिड एविडेंस पे अगर बच्चा एक्सप्लेन कर पा रहा है तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ये भी स्टूडेंट को असेस करने की कैपेबिलिटी है। बट जो सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट रिकॉल द रेलिवेंट फॉर्मूला एंड लॉज, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a class 6 teacher while teaching the topic non-contact force explain electrostatic force by first introducing the concept of electrostatic charge, electrostatic field, electrostatic potential. Which of the following curricular validity is being violated in this case? क्लास 6 की शिक्षिका असंपर्कीय बलों का अध्यापन करते हुए सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल की व्याख्या, फिर स्थिर वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव को समझाती है। इस घटना में निम्नलिखित में से किन पाठ्यचर्यों वैधताओं का उल्लंघन हुआ है? तो ये जो टॉपिक है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसमें हमें स्टार्टिंग में ही एक 6 क्लास के बच्चे को सब कुछ बता दी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने बता दिया पहले, फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बता दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी बता दी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बता दिया। तो ये क्या है ना, एक्चुअली बच्चे के लेवल का नहीं है ये चीजें, ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की चीजें हैं जो कि 6 क्लास के बच्चे को इस तरह से समझ नहीं आएगा कि ये सारी चीजें आप अभी बता दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो हमें क्या है ना, जो टीचिंग करनी है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है, एकदम से कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं पहुंच जाएंगे। हमारी जो टीचिंग है इट शुड बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब हमें कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की ओर जाना है, सीधा एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं पहुंच जाना है। तो सीधा जो एब्स्ट्रैक्ट, जो 6 क्लास का बच्चा है उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की तरफ नहीं लेके जाओगे, आप उसको कंक्रीट एग्जाम्पल के थ्रू समझाओगे, उसको सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझाओगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए टीचर ने एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल मतलब के बारे में समझाना है, तो टीचर कैसे समझा सकती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के लिए? कॉम्ब वाली एक प्रैक्टिकल करवाते हैं, हम घर पे भी करते हैं कि कॉम्ब को पहले हम अपने हेयर्स के साथ रब करेंगे ताकि जो कॉम्ब है इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाए। फिर इस कॉम्ब को फिर जब हम पेपर्स, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े होंगे इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, जो कागज के टुकड़े है ना कॉम्ब के साथ चिपक जाएंगे। सो यू कैन गिव दिस एग्जाम्पल फॉर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बच्चों को समझाओगे तो मतलब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। आपको सीधे ही बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, फील्ड और पोटेंशियल के बारे में नहीं बताना है, वो हायर लेवल की चीजें हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, बड़ी क्लास में 9th 10th 11th में, तब बच्चे को चीजें समझाई जाएंगी, ना कि 6 क्लास में, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप बच्चों को समझा सकते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि कौन सी वैलिडिटी जो है वायलेशन कर रही है इस केस का, तो कॉग्निटिव लेवल, जो बच्चे का कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास है ना उसके साथ थोड़ा सा उसका उल्लंघन हो रहा है,
क्योंकि बच्चा अभी तक इतना उसका कॉग्निटिव लेवल अभी इतना नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को भी समझ पाए, तो उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि उसका जो कॉग्निटिव लेवल है उसका उल्लंघन हुआ है, संज्ञानात्मक जो संज्ञानात्मक जो वैधता है उसका उल्लंघन हुआ है। ठीक है, राइट आंसर हो गया कॉग्निटिव लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर वांटेड हर स्टूडेंट्स to investigate the effect of temperature on the resistance of the given length of metallic wire. She guided them to set up an experiment based on varying the factor of interest while keeping the other factor constant across situation. Which of the following statement would be correct about the experiment they set up for the purpose? एक टीचर है, उसने बच्चों को एक प्रैक्टिकल करवा रही है। ठीक है, उसके पास 3 वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और कंट्रोल वेरिएबल। तीनों क्या होते हैं अभी बताऊंगी। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने सारी चीजों को कांस्टेंट रखा, सिर्फ एक चीज को उसने चेंज किया। ठीक है, शी गाइडेड देम टू सेट अप एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन वेरिंग द फैक्टर ऑफ इंटरेस्ट व्हाइल कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रखे, बस एक चीज को उसने चेंज किया। Which of the following statement would be correct about the experiment they set up for the purpose? मतलब उसने जो सेटअप लगाया है उसके संदर्भ में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से धातु तार की दी गई लंबाई के प्रतिरोध पर तापमान के प्रभाव की जांच कराना चाहती है। वह उन्हें सभी परिस्थितियों से अन्य कारकों को स्थिर रखते हुए उसके एक कारक को बदलते हुए, बाकी सबको उसने सेम रखा, सिर्फ एक कारक को उसने चेंज किया। एक प्रयोग सेटअप करने की पथ प्रदर्शन करती है। इस उद्देश्य के लिए सेटअप किए गए प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उससे पहले ना आपको देखो वेरिएबल्स का पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और कंट्रोल्ड वेरिएबल एक्चुअली हैं क्या, तभी तो आप आंसर फाइंड आउट कर पाओगे ना। देखो, जब भी हम थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ, साइंस से रिलेटेड बता देती हूँ। देखो, जब भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे ना, तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी वायर में। रेजिस्टेंस क्या होती है? रुकावट। देखो, जो और अगर उसका एरिया इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करता है, मान लो अगर एरिया इंक्रीज किया, तार का एरिया अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो रेजिस्टेंस है ना वो डिक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो भी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और एरिया और रेजिस्टेंस आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए आप क्या हो रहा है। एक तार है, उसका अगर हम उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो होने पे रेजिस्टेंस, अगर करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। और बाकी सारे वेरिएबल्स हमने सेम रखे हैं, सिर्फ एक जो उसका एक वेरिएबल है उसको चेंज कर रहे हैं, मतलब जो टेम्परेचर है हम वो चेंज कर रहे हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स उसमें कांस्टेंट हैं। अब ये जो वेरिएबल्स हैं, पहले तो ये समझ लो कि ये वेरिएबल्स होती क्या हैं। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि क्या चेंज हो रहा है ना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है चेंज क्या हो रहा है, व्हाट आई चेंज, जो चेंज हो रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया आपका रेजिस्टेंस। सेकंड है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो हमें मेजर करना है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। हमें मेजर क्या करना है, हमें मेजर करना है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, थर्ड है आपका वेरिएबल विच वन, कांस्टेंट वेरिएबल, सॉरी कंट्रोल्ड वेरिएबल। कंट्रोल्ड वेरिएबल होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। जो कंट्रोल्ड वेरिएबल जो कांस्टेंट रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। देखो, 3 वेरिएबल्स हैं, क्या क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसको हमें मेजर करना है, और कंट्रोल्ड वेरिएबल होगा जो कांस्टेंट रहेगा जिसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है वो लेंथ ऑफ द वायर है, मटेरियल ऑफ द वायर है और थिकनेस ऑफ द वायर है। ये कंट्रोल्ड वेरिएबल है। लेंथ हम चेंज नहीं कर रहे, मटेरियल हम चेंज नहीं कर रहे, थिकनेस भी हम चेंज नहीं कर रहे, ये तीनों जो है कांस्टेंट है। टीचर ने ऐसा कह दिया पहले, तीनों ही चीजें कांस्टेंट है, तो मतलब तीनों ही चीजें कंट्रोल्ड वेरिएबल हैं। ठीक है, अब जो चीज हमें मेजर करनी है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हमें मेजर करना है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। और हमें क्या मेजर करना है, हमें मेजर करना है
रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, हमें रेजिस्टेंस जो है वो मेजर करना है ना, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। हमें क्या चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर कम और ज्यादा कर सकते हैं, तो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये वेरिएबल्स पता होने चाहिए कि वेरिएबल का मतलब होता क्या है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम चेंज कर सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं। देखो अपनी भी एक नोटबुक लेके बैठा करो ताकि ये छोटी छोटी टर्म्स आप खुद से राइट डाउन करते जाएं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम मेजर कर सकते हैं, कंट्रोल्ड वेरिएबल जो कि कांस्टेंट होता है। तो इस केस में क्या क्या चीजें हमने कांस्टेंट रखी हैं, इस केस में हमने लेंथ ऑफ द वायर जो है कांस्टेंट है, मटेरियल ऑफ द वायर कांस्टेंट है, थिकनेस ऑफ द वायर भी कांस्टेंट है, उसे हम चेंज नहीं कर रहे हैं। बाकी हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, अब आंसर पे आइए। लेंथ ऑफ द वायर वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल, की जो लेंथ है ना दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि हमने अभी कहा कि लेंथ ऑफ द वायर और मटेरियल ऑफ द वायर और थिकनेस ऑफ द वायर क्या है, कंट्रोल्ड वेरिएबल है, वो कांस्टेंट है, उनको हम चेंज ही नहीं कर रहे। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिनको हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है लेंथ ऑफ वायर, बिकॉज लेंथ ऑफ वायर इज अ कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है दैट इज कंट्रोल्ड वेरिएबल, तो ये आंसर नहीं होगा। रेजिस्टेंस ऑफ वायर वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल, जो रेजिस्टेंस है ना दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि रेजिस्टेंस ही हमें मेजर करना है, जिसको हम मेजर करते हैं ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन थर्ड है। टेम्परेचर ऑफ द वायर टू बी सिलेक्टेड एज कंट्रोल्ड वेरिएबल, तो टेम्परेचर कंट्रोल्ड नहीं है, कंट्रोल्ड वो चीजें होंगी जो कांस्टेंट होंगी। सी से याद रख सकते हो, सी से कंट्रोल्ड, सी से कांस्टेंट। जिस चीज को हम कांस्टेंट रख रहे हैं वो कंट्रोल्ड नहीं होगी। तो टेम्परेचर तो हम चेंज कर रहे हैं ना, तो ये कंट्रोल नहीं होगा। टेम्परेचर तो कैसा है हमारा, इंडिपेंडेंट है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। लेंथ ऑफ द वायर वुड बी कंट्रोल्ड वेरिएबल, की जो लेंथ है वायर की वो कंट्रोल्ड वेरिएबल है, दिस इज ट्रू। बट हमें ये बताना है कि इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के संदर्भ में विच वुड बी द करेक्ट अबाउट द एक्सपेरिमेंट, जो सेटअप किया है ना उसके संदर्भ में कौन सा सही है। जो सेटअप किया है उसके संदर्भ में जो सेकंड ऑप्शन है कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है दैट इज डिपेंडेंट, उसको हम चेंज करेंगे बिकॉज हमारा जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल प्रैक्टिस टू बी अडॉप्टेड बाय अ साइंस टीचर इन हर क्लास। अपनी कक्षा में एक विज्ञान शिक्षिका या फिर शिक्षक द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से एक वांछित प्रथा क्या है। स्ट्रिक्टली डिसअलाउइंग द यूज ऑफ मदर टंग फॉर फॉर्मुलेटेड साइंस एक्सप्लेनेशंस, कि मदर टंग का यूज नहीं करना है, ये जो है अलाउ नहीं है बच्चों को, दिस इज नॉट ट्रू। सेकंड है encourage student to consider science teacher as the ultimate authority on knowledge। जो साइंस टीचर है ना बस वही एक अल्टीमेट अथॉरिटी है नॉलेज की, बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी बुक्स कुछ नहीं मैटर करती, आपकी एक्टिविटी, आपका सोचना, कंस्ट्रक्टिविज्म कुछ भी मैटर नहीं करता, सिर्फ साइंस टीचर की जो नॉलेज है ना वही एक अथॉरिटी है, दिस इज नॉट ट्रू। encourage student to freely describe their erroneous understanding of a given phenomena, कि बच्चे जो है फ्रीली किसी भी चीज को डिस्क्राइब करे। इरोनियस का मतलब होता है, इरोनियस को का सिनोनिम्स आप ले सकते हो लाइक मिसकंसेप्शन। ठीक है, जैसे हर बच्चे का एक मिसकंसेप्शन होता है, तो बच्चा जो है अपने उसके जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको खुल के सामने रखे। ठीक है, तो इनकरेज करना है बच्चों को कि वो फ्री होके अपने जो मिसकंसेप्शंस हैं उनको बता सके, उनके बारे में बात कर सके, डिस्कस कर सके। किसी घटना की भ्रांतिपूर्ण समझ की मुक्त रूप से व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करना, तभी तो आपको उनके मिसकंसेप्शन के बारे में पता चलेगा, तभी तो आप उनके मिसकंसेप्शंस दूर कर पाओगे। जैसे ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि बच्चों को लगता है कि जो हैवी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी नीचे आता है और जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट है वो लेट नीचे आता है। तो अगर हैवी और लाइट दोनों को आप सेम डिस्टेंस से सेम टाइम पे थ्रो करोगे तो बच्चा देखेगा कि दोनों ही चीजें जो है सेम टाइम पे नीचे आ रही हैं। तो जो टीचर है ना, टीचर जो है बच्चों के मिसकंसेप्शंस को दूर कर सकता है एक्टिविटी के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। ठीक है, बार बार उसको सामने उस चीज को आप करके दिखाएंगे तो बच्चे के जो मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन कि किसी घटना की भ्रांतिपूर्ण समझ की मुक्त रूप से व्याख्या करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये जो है आप अडॉप्ट करोगे एज अ साइंस टीचर इन योर क्लास। फोर्थ ऑप्शन है डिस्करेज स्टूडेंट फ्रॉम कंसल्टिंग ईच अदर, एक दूसरे से बात करने के लिए विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना, तो आप ऐसा भी नहीं करोगे। जो सेकंड ऑप्शन, जो थर्ड ऑप्शन है
वो आपका राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर एक्सप्लेन द concept of flow of electric current in a circuit by comparing it with the more familiar example of flow of water from higher to low pressure, just as water flow from higher to lower level, so also the electron flow from higher to lower potential in this flow constitute till time potential difference exists. Which pedagogic device is there is teacher employing? मतलब एक शिक्षिका है ना, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के संपर्त्य को समझाने के लिए अधिक जाने पहचाने उदाहरण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जल प्रवाह से तुलना करती है। मतलब टीचर ना बच्चों को समझा रही है, जैसे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है ना वो उस तरह से फ्लो करता है जैसे वाटर फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के, जैसे वाटर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा ना, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। तो वो जो करंट है उसकी जो समझा रही है कि जो करंट है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है, तो उसको ना वो एक एग्जांपल के, पानी के एग्जांपल के थ्रू समझा रही है कि जिस तरह से वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, वैसे ही करंट भी हाई प्रेशर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो एक फैमिलियर एग्जांपल के थ्रू बच्चों को समझा रही है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के बारे में। ठीक है, तो ये जो उसका समझाने का तरीका है वो किस चीज को प्रोत्साहित कर रहा है, मतलब कौन सा एक डिवाइस है जो टीचर यहाँ पे अपना रही है। तो टीचर जो है एक एनालॉजी अपना रही है। एनालॉजी में क्या होता है, तुल्य रूपता में क्या होता है, बच्चा जो है बच्चों को जो है किसी चीज की सिमिलैरिटी के थ्रू दूसरी चीज को समझाया जाता है। जब हम दो चीजों के बीच में सिमिलैरिटीज बताते हैं, सिमिलैरिटी के थ्रू हम समझा रहे हैं चीजों को या डिफरेंस के थ्रू समझा रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एनालॉजी। ठीक है, तो यहाँ हम वाटर के एग्जाम्पल से करंट के फ्लो करने की जो प्रोसेस है उसको समझा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनालॉजी, तुल्य रूपता। ठीक है, तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, दिस इज एनालॉजी। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ चीजें दी गई हैं, कॉलम बी के साथ उसको मैच करना है। कॉलम ए में है थ्योरी, तो जो थ्योरी है वो क्या होती है, थ्योरी क्या होती है, देखो मैंने आपको बार बार ये चीज समझाई है, लॉ और थ्योरी में ना काफी क्वेश्चन बनते हैं और बन रहे हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। लॉ होता है कि व्हाट इज हैपनिंग, थ्योरी होता है व्हाई एंड हाउ, व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई एंड हाउ, उसकी एक्सप्लेनेशन होती है, लॉ की एक्सप्लेनेशन होती है। मतलब लॉ अलग है, थ्योरी अलग है। थ्योरी, लॉ बताता है कि व्हाट इज हैपनिंग, थ्योरी बताती है व्हाई एंड हाउ दिस इज हैपनिंग। ठीक है, तो वो उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है जो थ्योरी होती है। तो थ्योरी क्या है, एक वेल सपोर्टेड एक्सप्लेनेशन है और ऑब्जर्वेशन है। तो फर्स्ट का हो गया सी, तो फर्स्ट का सी किसमें है, फर्स्ट का सी इसमें तो नहीं है, फर्स्ट का सी इसमें भी है और फोर्थ में भी है, तो ये दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। फर्स्ट का सी इसमें। सेकंड हाइपोथेसिस देख लेते हैं क्या है। हाइपोथेसिस क्या होती है, हाइपोथेसिस एक एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, दिस इज टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, फिक्स नहीं होती है बट एक एक्सप्लेनेशन तैयार की हुई थी, दैट दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस explanation, okay, that is not fixed, means it can be changed, that is called hypothesis। तो सेकंड का हो गया बी, सेकंड का बी इसमें नहीं है, तो इट मींस आपको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो गया, बिकॉज इसमें सेकंड का बी दिया हुआ है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं, बट थर्ड का भी हम देख लेते हैं। साइंटिफिक लॉ जो है, साइंटिफिक लॉ क्या है, साइंटिफिक लॉ क्या होता है, लॉ एक स्टेटमेंट है समराइजिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट क्या है, कंट्रोल्ड मेथड ऑफ टेस्टिंग और कंजेक्चर, किसी मेथड को कंट्रोल्ड वे में इन्वेस्टिगेट करना, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो आपको जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। इसके भी ऑप्शन मैंने यही दिए हुए हैं, तो दोनों का जो राइट ऑप्शन है दैट इज, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सेम ही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होता। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट का सी, सेकंड का बी, थर्ड का डी, फोर्थ का ए। ओके, फर्स्ट का सी है। सिद्धांत क्या है, अवलोकनों की भली भांति समर्पित व्याख्या है। परिकल्पना क्या है, परिकल्पना अनुमानित व्याख्या है जो फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है वो। वैज्ञानिक नियम क्या है, जो वैज्ञानिक नियम है वो क्या है, परिवर्तियों के मध्य संबंध का संक्षिप्त कथन है। वैज्ञानिक प्रयोग क्या है, किसी अनुमान की जांच की नियंत्रण विधि है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। Question है, which of the following is most appropriate objective of organizing visit to various places of scientific interest?
कौन सा एक अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव है कि जो हम विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं ना साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए, बच्चों में जो साइंटिफिक इंटरेस्ट है वो पैदा हो, वो जागे, साइंटिफिक इंटरेस्ट बच्चा हैंड ऑन एक्टिविटीज कर पाए, एक्टिवली किसी चीज को सीख पाए, उसके लिए जो हम विजिट ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव क्या है? वैज्ञानिक रुचि के विभिन्न स्थानों की सैर के आयोजन का निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है? दे हेल्प इन कनेक्टिंग टेक्स्ट बुक नॉलेज विद द रियल वर्ल्ड, की जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि किस तरह से पॉलिनेशन होती है, जो फ्लावर्स हैं उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है। हमने देखा कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप बच्चों को बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखा सकते हो या फिर यूनिसेक्सुअल फ्लावर दिखाया आपने, तो बच्चों को जो टेक्स्ट बुक में उन्होंने पढ़ा है उसको रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके आप सिखा सकते हो। तो ये दिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 जो है कि ये पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को वास्तविक संसार से जोड़ने में सहायता करते हैं। These are enjoyable way to pass time, पर टाइम पास करने के लिए नहीं जाते हम। These provide opportunity to carry out group assessment, कि ग्रुप असेसमेंट भी आप ले लो इस बहाने। No, this is not. These provide effective strategy to manage large size classes, कि इस तरह से आप बड़ी से बड़ी क्लास को भी मैनेज कर पाओगे। दिस इज नॉट द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। कहीं भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, फिर से उस चीज को मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके अलावा ये वाली जो सीरीज है ना हमारी, ये हम कंटिन्यू रखेंगे एग्जाम तक, और उसके साथ साथ काफी सारी चीजें प्लान्ड है। उसके साथ साथ हम पैडागोजी पोर्शन करेंगे, साइंस की पैडागोजी का मैराथन आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, पैडागोजी का मैराथन मिलेगा आपको कल। उसके अलावा एनसीईआरटी की जो प्रॉपर आपका एक क्विक रिवीजन है साइंस की थ्योरी का, जो क्विक रिवीजन है उसका मैराथन आपको मिलेगा। उसके अलावा एमसीक्यूज भी मिलेंगे मैराथन सेशन में ही साइंस के। ठीक है, तो पहले हम क्विक रिवीजन करेंगे, एक रिवीजन सेशन होगा जिसमें सारे टॉपिक्स में इंक्लूड करूंगी, एंड उसके बाद फिर एमसीक्यू, उन सारे चैप्टर से, उन सारे टॉपिक से एमसीक्यू करेंगे। और उसके अलावा ईवीएस का भी जो मैराथन सेशन है वो पेंडिंग है, वो भी लेना है। एंड जो ये वाली सीरीज है ना वो तो हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं पेपर तक, और अब तो काफी कम टाइम रह गया आपके एग्जाम के लिए, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। अगर आप ये वाली चीजें जितनी अभी हम कर रहे हैं, जो हम ये सीरीज कर रहे हैं, पेपर सीरीज कर रहे हैं, जो मैराथन सेशन करेंगे, एक रिविजन सेशन करेंगे, अगर इतना भी आप देख लेते हो ना, दिस इज मोर देन एनफ, तब भी आप जो है साइंस में अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी आज की इस क्लास का, 30th क्वेश्चन है। And question is, which of the following is not a desirable teaching learning practice to be followed by a science teacher at middle school level? कौन सी एक जो एक्टिविटी है माध्यमिक विद्यालय स्तर पर विज्ञान के शिक्षकों द्वारा अनुसरित निम्नलिखित में से क्या एक वांछित शिक्षण अधिगम प्रथा नहीं है? कौन सा एक जो है सही नहीं है, नॉट अ डिजायरेबल? फर्स्ट है कन्विंस स्टूडेंट दैट द साइंस सब्जेक्ट इज नॉट मेंट फॉर ऑल, कि बच्चों को ये बताना कि भाई देखो साइंस जो है सबके लिए नहीं बनी है, चाहे आप आर्ट्स ले लो, तुम कॉमर्स ले लो, तुम साइंस पढ़ ही नहीं सकते, तो ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। दिस इज नॉट अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा आपके इस क्वेश्चन का। कार्ड की में नोट पूछा है और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड है बिगिन योर टीचिंग विद कंसेप्ट दैट आर फैमिलियर टू स्टूडेंट एंड ग्रेजुअली मूव टुवर्ड अनफैमिलियर वन, कि बच्चों को जब आप क्लास में पढ़ाते हो तो बच्चा जिन चीजों से फैमिलियर है पहले उन वहां से आप स्टार्ट करोगे, फिर जो नई चीजें हैं वहां तक आप लेके जाओगे। एनकरेज स्टूडेंट टू ट्राई आउट देयर आइडियाज, कि उनके जो विचार हैं वो बच्चे जो हैं टीचर के सामने जो अपने विचार जो है रखें। फोर्थ है एडमिट दैट साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स लिमिटेशंस, कि जो साइंटिफिक नॉलेज है ना उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, मतलब साइंस हर चीज प्रूव नहीं करता। फॉर एग्जांपल जैसे अर्थक्वेक का मान लो, तो अर्थक्वेक जो है हमें इतना तो पता है, साइंस में इतना तो बताया गया है कि अर्थक्वेक जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आता है, बट अर्थक्वेक कहाँ पे कितने बजे आएगा उसको एग्जैक्ट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये कहना कि साइंटिफिक नॉलेज हैज इट्स लिमिटेशंस, उसकी अपनी सीमाएं हैं, दिस इज ट्रू। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि कन्विंस स्टूडेंट दैट द साइंस सब्जेक्ट इज नॉट मेंट फॉर ऑल, दिस इज नॉट अ डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। ओके, तो आज की क्लास आपकी यहीं पे खत्म हुई। 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए और आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपने जैसे प्रीवियस क्लासेस को पसंद किया, लाइक किया, उसी तरह से आई होप आपको ये क्लास जो है अच्छी लगी होगी। जितने भी कॉन्सेप्ट किए हैं सारे नए कॉन्सेप्ट थे,
एंड अगर किसी कॉन्सेप्ट में, किसी भी टॉपिक में आपको लगा हो कि यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आया या कुछ कंफ्यूजिंग है या कुछ भी आपको डाउट आ रहा हो मन में, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। उस चीज़ को मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी अपनी अपकमिंग क्लास में। पेपर में कोई डाउट लेके मत जाना, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे डाउट भी ना आपका क्वेश्चन गलत होने से रोक नहीं पाएंगे आपको, ठीक है। तो डाउट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है अच्छे मार्क्स जो है स्कोर कर पाएंगे। और ये जो सेशन है हम इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे आपके एग्जाम तक। उसके अलावा भी मैंने आपको बताया काफी कुछ प्लान्ड है आपके लिए। पेडागोजी का आपको कल एक मैराथन सेशन मिलेगा, उसके अलावा एक क्विक रिवीजन मिलेगा साइंस का आपको नेक्स्ट डे, और फिर उसके बाद एमसीक्यू वाले मैराथन मिलेगा साइंस थ्योरी का, और ईवीएस का भी मैराथन आपको जल्दी मिलेगा। तो सारी चीजें प्लान्ड है, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। एंड ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रीशु साइंस अकेडमी पे मिल जाएंगे, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।